परमा प्रकृति हमारी माँ है, तो सारा विश्व ब्रह्मांड हमारा घर है और सब हम एक ही परिवार हैं। हमारे अंदर बाहर का रेशियल डिफरेंस हो सकता है, भाषागत भेद बाहरी हो सकते हैं, लेकिन भाव सबका एक है। कोई गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है, कोई सांवला हो सकता है, कोई पीला हो सकता है, लेकिन चमड़े के नीचे सबके खून का रंग लाल है। एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्ट्री आदमी की बतलाती है कि मनुष्य के परिवार सब एक जगह था। एक लास्ट ग्लेशियल एज में जो पोल शिफ्ट हुआ करीब आज से 7.5 लाख वर्ष पहले, जहां मनुष्य का परिवार था वहां जब रहने लायक नहीं हुआ तो 3 प्रकार की साइकोलॉजी हुई। पहली हुई, आई शैल नीदर लिव दिस लैंड दिस हैबिट नॉट दी हैबिटेड। हम अपनी आदत भी नहीं छोड़ेंगे, जगह भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वातावरण प्रतिकूल हो गया। ठंडी जगह अचानक गर्म हो गई, गर्म जगह अचानक ठंडी हो गई, इसलिए वो लोग खत्म हो गए। क्यों खत्म हुए? उनका चिंतन ऐसा हुआ कि हम घर नहीं छोड़े। दूसरे हुए कि हम घर तो छोड़ देंगे क्योंकि रहने लायक नहीं रहा, लेकिन अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे। आई शैल लिव माई हैबिटेट इफ इट बी, बट आई शैल नॉट लिव माई हैबिट्स। ऐसे लोग धरती के विभिन्न स्थानों पर आदिवासी रूप में आज भी पाए जाते हैं। उनकी आदतें इसी प्रकार की हैं, पुरानी परंपराओं को ढोते हैं। आगे बढ़ने के लिए उनकी साइकोलॉजी नहीं है, प्रकृति के बीच में रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। तीसरे मनोविज्ञान के वो हुए हमारे पूर्वज, आई शैल लिव माई हैबिट एज वेल एज द हैबिटेड if need be, and they became the masters of civilization। आज वही धरती पर राज्य कर रहे। तो समय के अनुकूल, समय के मुताबिक जो एडजस्ट करना सीखता है, जानता है, वही आगे बढ़ता है। तो आज हम जिन चीजों को लेकर अब बिखरे हुए हैं, एक एक रेस दूसरे रेस से लड़ रही है, एक एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से तनावपूर्ण जिंदगी बिताता है, कभी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, कभी आर्थिक। तो ये हम में कब ये चिंतन होगा कि हम सब मनुष्य एक परिवार हैं, एक ही परिवार में काले गोरे सब प्रकार के मेंबर रहते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि मेरा परिवार, और परिवार चलता है। तो क्या दुनिया में ऐसा कोई फोरम नहीं हो सकता जहां हम बैठ करके चिंतन करें? आज न कल इसको करना पड़ेगा। तो प्रौत एक ऐसा दर्शन है, भविष्य की दृष्टि में को ध्यान में रखते हुए, कि मनुष्य हर प्रकार का प्रयत्न कर चुका है या कर रहा है सुखमय जीवन के लिए। इस दिशा में अगर प्रौत की दृष्टि दें तो एक दिन मनुष्य का विश्व परिवार बनेगा ही। चाहे हम आज के बुद्धिमान आदमी इसको समझ के कर लें, या प्रकृति सुनामी के माध्यम से, अर्थक्वेक के माध्यम से, या प्राकृतिक प्रकोप के माध्यम से ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे
कि हम मजबूर होकर के इस चीज़ को मानें। लेकिन यही एक एक्सपेरिमेंट बाकी है सुखमय वैश्विक जीवन बिताने का। प्राउद इसी प्रकार की व्यवस्था देता है जिसमें पूरब का के आध्यात्मिक दर्शन की पूर्णता, संपूर्णता, और पाश्चात्य भौतिकवादी आधारित विज्ञान का प्रयोग। प्राउद इसी का एक मिलन बिंदु है। इसी अप्रोच के साथ प्राउद दार्शनिक श्री श्री आनंद मूर्ति जी ये सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं कि जगत की वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग। अभी हमारी चेष्टा है, मान लो कल को जिस रेट से रोड पर गाड़ियां बढ़ रही हैं और फॉसिल ऑयल ख़त्म हो गया, होना ही है। ट्यूबवेल्स, बोरवेल लगने के बाद कुएं सब जगह सूखने लगे, सूख गए। तो जिस प्रकार से गाड़ियां रोड पर आ रही हैं, क्या हम पेट्रोल की गाड़ियों पर निर्भर करके भविष्य का मैप तैयार कर सकते हैं? हमें भविष्य की ऊर्जा के स्रोत को नहीं खोजना चाहिए। हमारी सारी ऊर्जा का आधार सूरज है और इनमें इतनी क्षमता है कि वहां से अगर हम ऊर्जा लेना सीख गए और लेने लगे, समुद्र से में अगर हम ऊर्जा लेना सीख गए तो हम नए तरीके से जीवन की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन ये होगा एक प्रकार से एक पैराडाइम शिफ्ट। इसलिए हमको भविष्य की तैयारी करनी पड़ेगी कि प्रकृति के करीब पहुंच करके साइंस टेक्नोलॉजी का आधार बनाकर, मन को साधना के द्वारा सूक्ष्म करके, विज्ञान और अध्यात्म का मिलन बिंदु तैयार करके हम जगत की वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करना सीखें। लेकिन यहाँ एक अभाव रह जाएगा, केवल हमारा उपयोग पर केवल ध्यान रहा। आज भी हम प्रकृति का दोहन करते हैं, तो क्या वो धन, वो शक्ति सबको आवश्यकतानुसार मिलती है? उसका वितरण क्या विवेकपूर्ण है? तो अगर हमारी वितरण की प्रणाली सही नहीं रही तो हम कितना भी यूटिलाइजेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा करेंगे, गरीब और अमीर के बीच की दूरी बनी रहेगी और फिर हमारा जीवन सुखमय नहीं होगा। इसलिए भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अपनी दृष्टि प्राउद के द्वारा दिखलाई है कि भविष्य का इकोनॉमिक्स होगा साइको इकोनॉमिक्स। कि हमारा जितने प्रकार का इकोनॉमिक वेंचर्स हैं, ये किस लिए हम करते हैं? हम जिसको प्रोग्रेस कहते हैं, ये किस लिए? मानसिक सुख के लिए। सुख और समृद्धि अगर हमारा लक्ष्य नहीं हो, सुख पाने की कामना नहीं हो, तो कोई आदमी कोशिश नहीं करे। तो क्या सुख भौतिक चीज है? क्या एक मानसिक परिकल्पना है? नहीं, यह एक मन की स्थिति।
जिस अवस्था में हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स्ड हो जाए और मन उस अवस्था में अधिक से अधिक रहना चाहे, अधिक से अधिक समय तक, उसी को सुख कहते हैं। और जिस अवस्था में मन जाने से घबराए, उसी को तो दुख कहते हैं। तो जितने प्रकार के हमारे कर्म हैं, उसके पीछे हमारी छुपी भावना है सुख की कामना। इसलिए अनंत सूत्र में कहा, सुखानुरक्ति जैवी सत्ता। सभी जीव सुख की भावना से प्रेरित करके या प्रेरित होकर कर्म पथ पर अग्रसर होता है। अगर सुख की कामना नहीं हो, भावना नहीं हो, तो आदमी कोई कर्म करेगा। तो आज केवल जनरल इकोनॉमिक्स के स्टडी से काम नहीं चलेगा। मार्केट इकोनॉमिक्स की अवस्था हम देख रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा चिंतन पीपुल्स इकोनॉमिक्स की तरफ हो रहा है। तो पीपुल्स इकोनॉमिक्स और साइको इकोनॉमिक्स ये भविष्य का इकोनॉमिक्स होगा। अर्थ का वो तंत्र जिससे सभी लाभान्वित हो, आर्थिक प्लानिंग जो सब जगह परकुलेट करके पहुंचे। शहर में केवल फ्लाईओवर्स बनाने से हम क्या इसको प्रोग्रेस कह देंगे? गांव का विकास नहीं होता। तो शहरों की दौड़ को, शहरों की भीड़ को, शहरों के कंजेशन को, शहरों के करप्शन को, शहरों के क्राइम को अगर रोकना है तो हमको साइको इकोनॉमिक्स का सहारा लेके, पीपुल्स इकोनॉमिक्स का सहारा लेके हमको देश के स्तर पर प्लान करना होगा। गांवों में शहर की सब सुविधाएं देनी पड़ेगी। जैसे रोड के क्षेत्र में देश में सुधार हुआ है, अवश्य सुधार हुआ है। गांव-गांव में बिजली पहुंचानी होगी और बिजली का तार नहीं, उसमें बिजली की सप्लाई होनी चाहिए, वोल्टेज मिलना चाहिए, ताकि गांव में रहने वाला आदमी भी ये न समझे कि हमारे यहाँ पावर की कमी, सुरक्षित हो। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम में हमको प्लान करना पड़ेगा और गांव और शहर के बीच की दूरी को घटाना पड़ेगा। प्राउड की ये परिकल्पना। तो कोई भी सभ्यता जीवन के साथ जुड़ी रहती है। जैसे जीवन का जन्म है, बचपन है, लड़कपन है, जवानी है, बुढ़ापा है और अंत में आदमी मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार से एक समाज भी, एक सभ्यता भी जन्मती है, पनपती है, बढ़ती है, चरम सीमा को प्राप्त करती है और फिर जिन तत्वों की आवश्यकता को लेके सभ्यता उस हाइट को प्राप्त करती है, उसकी कमी से सभ्यता फिर धीरे 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 मौत को प्राप्त करती है। इस प्रकार से इतिहास में 21 प्रकार की सभ्यताएं आई। कुछ सभ्यताएं जिंदा हैं, कुछ आईसीयू में अंतिम सांस गिन रही है। हम एक नई सभ्यता की खोज में हैं, उसकी चेष्टा है। तो जिसको प्रोग्रेस कहते हैं वो केवल भौतिक तरक्की प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस शब्द बना है प्रोग्रेडी। प्रो माने फॉरवर्ड, ग्रेडी माने मूवमेंट, आगे बढ़ना,
शरीर से, मन से, आत्मा से आगे बढ़ना, उसको प्रोग्रेस करना।